नमस्कार साथियों, मेरा नाम अनिल सोलंकी है। मेरे यूट्यूब मंच लाउड जाट वॉइस में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज बात करते हैं फिर से मनीषा मर्डर मिस्ट्री की। हरियाणा की बेटी, भिवानी की बेटी, लोहारू के गांव लक्ष्मण ढाणी की बेटी, एक गरीब बाप की बेटी मनीषा स्वामी, जिसकी मौत का रहस्य बिल्कुल हरियाणा पुलिस ने इतना उलझा दिया है। इतना ओपन एंड शट केस मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। अगर पुलिस चाहती तो एक दिन नहीं लगता इस केस को सुलझाने में, लेकिन पुलिस ने शुरू से ही जो पुलिस का रवैया था वो इसको आत्महत्या ही बताने पर तुली हुई है। दोस्तों, वो भी ज़माने थे जब हमारे देश में ना सीसीटीवी कैमरे होते थे, ना एंड्रॉयड फ़ोन होते थे। उसके बावजूद भी पुलिस मुकदमों को सुलझाती थी, अपराधियों को पकड़ती थी। आज इतना हाई टेक्नोलॉजी का ज़माना है कि अपराधी कितना भी शातिर से शातिर हो, अगर पुलिस चाहे तो 24 घंटे का टाइम बहुत ज़्यादा होता है। पुलिस उसको इससे पहले ही उसके बिल से निकाल कर ला सकती है। मैं आपको दिल्ली में हुए कुछ ऐसे ही कांडों के बारे में बताता हूं, क्योंकि मैं दिल्ली का रहने वाला हूं तथा मैंने ये चीज़ें अपनी आंखों से देखी हैं कि जब पुलिस ने अपराधियों को बचाने की कोशिश करी, जनता सड़कों पर आई। उसके बाद में अपराधी बहुत ही ताकतवर थे, रसूखदार परिवार से संबंध रखते थे, लेकिन अदालत ने उनको सजा दी तथा उनको जेल की हवा खानी पड़ी। ऐसे दो केस मैं आपको बताता हूँ। एक था जैसिका लाल हत्याकांड और एक था प्रियदर्शनी मट्टू हत्याकांड। ये दोनों मेरी आंखों के सामने का मतलब है कि जिस समय मैं चीज़ों को समझने लगा था उस समय ये कांड हुए थे, तथा मैंने अखबारों के मीडिया के अंदर से इनकी पूरी रिपोर्टिंग देखी थी। तो पहले बात करते हैं जैसिका लाल हत्याकांड की। जैसिका लाल एक मॉडल थी। महरौली के कुतुब कॉलोनेड बार में वो शराब सर्व करने का काम करती थी। और हरियाणा के एक रसूखदार नेता जिसका नाम विनोद शर्मा था, जो कि नरसिम्हा राव की सरकार में केंद्र में भी मंत्री रहा, हरियाणा में भी मंत्री रहा, उसके बेटे मनु शर्मा ने उसको एक पैग शराब के लिए माथे पर गोली मारकर उसकी हत्या कर दी थी। और उसके बाद वो आदमी निचली अदालत से बाइज्जत छूट गया था। उसके बाद जनता सड़कों पर आई, आंदोलन हुआ। कोर्ट ने स्लो मोटो लेते हुए इस केस को दिल्ली हाई कोर्ट ने फिर से रीओपन कराया। पुलिस वालों के तबादले हुए तथा उसकी दोबारा जांच हुई और उस केस में उस विनोद शर्मा के बेटे मनु शर्मा को उम्र कैद की सज़ा हुई। दूसरा ऐसा ही एक और मुकदमा था प्रियदर्शनी मट्टू हत्याकांड। एक कश्मीरी लड़की दिल्ली के अंदर आकर एलएलबी की पढ़ाई कर रही थी। एक रईस जादे जिसका नाम संतोष कुमार सिंह था और जिसका बाप आईपीएस अफसर था, वो बिहार का रहने वाला था, वो संतोष कुमार सिंह। और वो उसी के कॉलेज में प्रियदर्शनी मट्टू एक कश्मीरी लड़की थी, उसी के कॉलेज में उसका सीनियर था। तो उसकी बुरी नज़र उस लड़की पर पड़ी। वो उसको आते जाते रास्ते में अक्सर परेशान करता था। वो लड़की जब भी पुलिस थाने में मदद मांगने जाती, पुलिस वाले उस लड़के को बुलाते, संतोष कुमार सिंह को। इतनी देर में उसके आईपीएस बाप का फ़ोन आ जाता थाने में और पुलिस उसको थाने से छोड़ देती और वो उस लड़की से अपनी गलती मान लेता। ये सिलसिला चलता रहा। वो लड़की बार बार पुलिस के पास मदद के लिए जाती रही। आखिरी में उस लड़की को दिल्ली पुलिस ने एक सुरक्षा कर्मी दे दिया, यानी उसके साथ एक पुलिस का सिपाही हरदम रहने लगा। लेकिन वो लड़का फिर भी उसका पीछा करता रहा। एक दिन ऐसा हुआ, दोपहर के अंदर वो उसका जो बॉडीगार्ड था, दिल्ली पुलिस का सिपाही, वो उस लड़की को ये कह के कि दीदी मैं खाना खा के आ जाऊँ। उसने कहा भैया आप खाना खा के आ जाओ। वो लंच करने चला गया और उसी बीच उस रईसजादे ने उस आईपीएस अफसर के लड़के संतोष कुमार सिंह ने उसके फ्लैट में घुसकर, उस प्रियदर्शनी मट्टू के फ्लैट में घुसकर उससे बलात्कार किया तथा उसकी हत्या करी, अपने हेलमेट से मार मार के। तो उसके हेलमेट के शीशे के टूटे हुए टुकड़े भी वहाँ पर पड़े मिले। उसके बावजूद वो लड़का निचली अदालत से बाइज्जत बरी हो गया।
फिर दोबारा से लोग सड़कों पर आए, आंदोलन हुआ और उसके बाद में उस लड़के को दिल्ली हाई कोर्ट ने फांसी की सज़ा दी और बाद में सुप्रीम कोर्ट से उसको उम्र कैद की सज़ा मिली। अभी भी वो जेल के अंदर है। तो ये दो मुकदमे बताने का मेरा मकसद ये था कि अगर पुलिस ये चाहे, पुलिस अगर अपराधी को पकड़ना चाहे तो अपराधी की क्या मजाल है कि वो कानून के शिकंजे से बचकर निकल जाए। अब बात करते हैं हरियाणा की बेटी मनीषा की। मनीषा एक गरीब लड़की थी, एक गरीब परिवार से वो ताल्लुक़ रखती थी। अभी अभी उसके पिताजी संजय का जो बयान आया जिसमें वो ये कह रहे हैं कि मैं सरकार की जांच से संतुष्ट हूँ, मेरी बेटी की मौत पर कोई भी राजनीति ना करे, उससे लोगों को बहुत दुख हुआ, बहुत धक्का भी लगा। लेकिन आप उस आदमी की मनोदशा को समझने की कोशिश करें। वो एक गरीब आदमी है। जब उस पर जनता का दबाव पड़ता है वो जनता के पक्ष में बोलता है, जब सरकार का दबाव पड़ता है तो वो सरकार के पक्ष में बोलने लगता है। जो शब्द उसने बोले हैं वो सब उसके नहीं है, वो उससे डरा धमका के दबाव दे के सरकार ने बुलवाए हैं। ये तो एक बात हुई। अब मनीषा के केस की बात कर ले। मैं आपको अपना निजी एक्सपीरियंस बताता हूँ। जिस ज़माने में स्मार्टफोन नहीं होते थे, मेरे पास कीपैड वाला फ़ोन था। ये बात मैं आज से 20 साल पुरानी आपको बता रहा हूँ, बल्कि 25-30 साल पुरानी भी हो सकती है। तो मैं एक दिन बस के अंदर कहीं जा रहा था, तो मैंने वो अपना फ़ोन निकाला, उसमें मैं टाइम देखने लगा। तो मेरे फ़ोन में मेरी लोकेशन अपने आप आ रही थी, जहाँ से भी वो बस गुज़र रही थी, जिस भी इलाके से, फ़ोन के अंदर वो लोकेशन अपने आप आ जाती थी कि अब बस राजा गार्डन में, अब पंजाबी बाग में है, तो अब यहाँ है। तो जब उस पुराने फ़ोन में लोकेशन आ जाती थी तो स्मार्टफोन में तो बहुत कुछ आ सकता है। अगर पुलिस सुलझाने पर आए तो आज इतनी सारी सुविधाएं पुलिस के पास हैं। मुझे तो ये जानकर हैरानी, सोचकर हैरानी होती है, और आप सबको भी हैरानी होनी चाहिए कि इस मामले के अंदर पुलिस ने अभी तक कोई भी गिरफ्तारी नहीं की है। कोई छोटी मोटी घटना घट जाए, किसी की जेब कट जाए, किसी का बटुआ छिन जाए, कहीं छोटा मोटा झगड़ा हो जाए, उसमें भी पुलिस गिरफ्तारी कर लेती है। लेकिन मर्डर जैसे केस में, मतलब किसी की मौत हुई है, उसमें एक भी गिरफ्तारी पुलिस ने अब तक नहीं की है। तथा वो कॉलेज जो इस मामले में सबसे ज़्यादा शक के दायरे में है, वो बीएससी नर्सिंग कॉलेज, उस कॉलेज को पुलिस ने अपनी जांच के दायरे में शामिल ही नहीं किया है। ये और भी हैरान करने वाली बात है। तो इसके अंदर जो जो लूपहोल हैं, वो लूपहोल मैं आपको सारी बताऊंगा। सबसे पहले तो जो तीनों पोस्टमार्टम हुए, तीनों के अंदर एक ही बात कही जा रही है कि उस लड़की के पेट में जहर मिला है। जहर मिला है इसलिए उसने आत्महत्या करी है। तो हर आदमी के अंदर इतना विवेक तो होता है, जहर मिलने का मतलब आत्महत्या नहीं होता है। वो एक लड़की थी, दुबली पतली, दो आदमी उसके हाथ पकड़े, दो उसके पैर पकड़े और एक उसके मुंह में, एक उसके नाक को दबा दे। जब नाक को दबाएंगे तो मुंह अपने आप खुल जाएगा, क्योंकि सांस नहीं आएगी और मुंह के अंदर कोई भी जहर उड़ेल सकता है। तो ये बात। दूसरी बात ये है कि उसके शरीर पर चोट के निशान मिले हैं, उसके घुटनों पर छिलने के निशान मिले हैं। तो मुझे आप बताओ, आत्महत्या करने वाले के शरीर पर चोट के निशान कैसे मिलेंगे? और जिस कच्ची ज़मीन पर उसकी लाश पड़ी है वहाँ से तो घुटने छिलने का कोई मतलब ही नहीं होता है। उसके बाद उसका फ़ोन भी टूटा हुआ मिला है। तो ये बताओ, आत्महत्या करने वाले का फ़ोन कैसे टूट जाएगा? पुलिस ये क्यों नहीं पब्लिक कर रही कि उसके फ़ोन की लोकेशन कहाँ कहाँ पर थी? वो 11 तारीख को शाम को 5:30 बजे के आसपास उसका मोबाइल स्विच ऑफ हुआ है। यानी वो 11 तारीख को गुम हुई थी और वो मिली 13 तारीख को, यानी पूरे 36 घंटे के बाद में। भाई 11 और 12 की रात, फिर उसके 11 की रात, 12 का दिन, फिर 12 की रात और 13 की सुबह वो मिली है। तो 36 घंटे बाद वो मिली है। और उसकी जो डेड बॉडी है, उस डेड बॉडी को डीकम्पोज वो हुई नहीं थी। इतना आजकल बारिश का मौसम है, बारिश के मौसम में डीकम्पोज होने में डेड बॉडी को 24 घंटे लगते हैं, लेकिन 36 घंटे गायब होने के बाद भी उसकी बॉडी डीकम्पोज नहीं हुई थी। इसका मतलब उसको अभी मरे हुए पूरे 24 घंटे भी नहीं हुए थे। तो पुलिस इस एंगल से जांच क्यों नहीं करती कि वो गायब होने के बाद 12 घंटे तक जिंदा थी तो कहाँ पर थी? और ये पता करना कोई मुश्किल नहीं है, उसके फ़ोन की लोकेशन से ये चीज़ भी पता चल जाएगी।
आजकल तो ऐसी टेक्नोलॉजी है, फ़ोन अगर स्विच ऑफ हो तो भी पता चल जाता है लोकेशन का। तो ये सारी बातें पुलिस क्यों अपने जांच के दायरे में नहीं ला रही है, क्यों उस कॉलेज के सीसीटीवी फुटेज के बारे में नहीं बता रही है, तथा ये क्यों नहीं बता रही है कि जिस समय मनीषा के पिताजी वहाँ पर गए, वहाँ पर कौन लोग मौजूद थे जो वहाँ बैठकर शराब पी रहे थे। और शक इसलिए भी बढ़ जाता है कि मनीषा की डेड बॉडी उसी कॉलेज के सराउंडिंग एरिया में 1 किलोमीटर के अंदर अंदर मिली है। और जो बार बार सुसाइड की थ्योरी दी जा रही है, तो जो उसकी हैंड राइटिंग है, जो उसने रोमन में लिखा है, कि उसमें ऐसा बताते हैं कि उसने कहीं ये नहीं कहा मैं आत्महत्या करूँगी, लेकिन फिर भी जो उसने रोमन में लिखा है, मरने वाला आदमी इतनी अच्छी लिखावट में कभी नहीं लिखता। मरने वाला आदमी इतने स्ट्रेस में होता है कि उसकी लिखावट भी साफ नहीं होती, तथा वो बहुत छोटा सा 2, 4, 5 पेज का ही सुसाइड नोट लिखता है। तो इन सब बातों की तरफ हरियाणा पुलिस का कोई जवाब नहीं है, तथा उसने कुछ भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया है कि इस केस को हत्या के एंगल से इसकी जांच की जाए। शुरू से ही इसको वो आत्महत्या बनाने पर तुले हैं, क्योंकि हत्या का केस दर्ज करने से सरकार की इमेज पर धब्बा लगता है। आत्महत्या केस बनाकर इस केस की फाइल को बंद करने की शुरू से ही उनकी नीयत थी। अब सीबीआई के पास ये केस गया है, तो सीबीआई की भी इमेज इस मामले में कोई अच्छी नहीं है। सीबीआई को कई बार हमारे देश की अदालतें पिंजरे में बंद तोता बता चुके हैं। इसका सही तो समाधान जब होता जब पड़ोसी राज्य पंजाब या हिमाचल, इनमें से किसी राज्य की पुलिस इसकी जांच करती, क्योंकि वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। तो भाइयों, इसी के साथ मैं आपका भाई अनिल सोलंकी आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अच्छा लगा तो अपने ग्रुप में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और जो भाई अभी अभी चैनल से जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद भाइयों, आप सबका दिन शुभ हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स भाइयों।